नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी देखिए अर्थशास्त्र में अब आपका जो बेस्ट अर्थशास्त्र है उसका ये अंतिम चैप्टर है। कहने का तात्पर्य है कि आपने फंडामेंटल को देख लिया है, उपभोग को देख लिया, उत्पादन को देख लिया, विनिमय को देख लिया। ये वितरण का पार्ट है। किसका पार्ट है? वितरण का। और यहीं से आपका बेस्ट जो होता है वो अर्थशास्त्र समाप्त हो जाता है। वितरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, वो चाहे मजदूरी से हों, चाहे लाभ से हों, चाहे ब्याज से हों, ठीक है, वो सारे तरह के प्रश्नों को यहाँ पे लगा दिया गया है और सभी प्रकार के प्रश्न पर चर्चा कर ली जाएगी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए वितरण किसको किया जाता है। वितरण किसको किया जाता है? उत्पादन में आपके जो साधन लगते हैं जिसके कारण उत्पादन कार्य संभव होता है। देखिए गर्मियां बहुत आ गई हैं और अभी चूंकि जो मेरा माइक है वो उतनी क्वालिटी का नहीं है कि पंखे की चीज को निगलेक्ट कर सके, पंखे की आवाज को वो उठा लेता है। तो आपके लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि गर्मी होने के बाद भी मैं एक क्लास लेकर आया हूं ताकि आप एग्जाम बेहतरीन ढंग से दे पाएं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए आप अपनी तैयारी को निश्चित रूप से भरपूर बेहतरीन बनाइएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में परेशान ना करे। इसके बाद जैसे बच्चों की मांग थी, लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसका एक साथ सबको कंपाइल कर दीजिए, प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। तो जो भी बेस्ट का पार्ट है सभी प्रश्नों को एक साथ कर दिया जाएगा। आप एक साथ सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के बाद फिर समष्टि का एक अलग प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लगा है। उसके पहले हाँ, मैं बात कर रहा था कि वितरण जो किया जाता है, हम बेच चुके हैं वस्तुओं को बाजारों में, एकाधिकार में बेच लिए, अल्पाधिकार में बेच लिए, पूर्ण प्रतियोगिता में बेच लिए। अब जो बिका हुआ पैसा है आपके पास, आय है जिसको आपने देखा, ठीक है, उसको हम विभिन्न संसाधनों में बांटेंगे जिन्होंने उत्पादन में हमारा सहयोग किया है। तो उत्पादन में जो सहयोग करते हैं, आइए देख लीजिए, मैं यही खींच देता हूं, अभी देख लीजिएगा। उत्पादन कार्य में वैसे आप सब जान रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे उनके लिए बात मैं बता दे रहा हूं कि उत्पादन कार्य में उत्पादन कार्य में सहायक साधनों को उनका पारितोषित या पारिश्रमिक का वितरण करना, पारिश्रमिक को बांटना, ऐसे लिखेगा, को बांटना ही वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। देखिएगा, अब आपको पता है उत्पादन कार्य में 5 तरह के संसाधन लगते हैं। ये कोई उत्पादन कार्य हो रहा है, ठीक है, इसमें 5 तरह के संसाधन आपके लगे हैं। सबसे पहले जो लगता है उसको हम कहते हैं साहसी। क्या? साहसी। क्योंकि इसी के मन में विचार आता है कि कोई चीज उत्पन्न की जाए। उसके बाद आता है भूमि, उसके बाद पूंजी।
क्योंकि साहसी विचार तो आ गया उसके मन में, लेकिन यदि पैसा नहीं है तो निश्चित रूप से उत्पादन कार्य संभव नहीं हो पाएगा। पूंजी 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 जब मिल जाएगी तो आराम से भूमि की भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिसके जो सोचे उत्पादन के बारे में उसके पास पूंजी हो, भूमि हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति के पास साहस है कुछ करने का तो सारी चीजें उसको अन्य अन्य लोग प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं क्या, श्रम और इसके बाद एक होता संगठन जो सभी वस्तुओं को, सभी प्रकार की क्रियाओं को मैनेज करता है। एक कंपनी जो होती है इन्हीं 5 चीजों से मिलकर कोई भी चीज उत्पादन, कोई भी वस्तु का उत्पादन करती है। तो जब ये उत्पादन बिकता है, ठीक है, तो इन्हीं में सब कुछ बांटा जाता है। ठीक, सबसे लास्ट में जो पाता है वो साहसी पाता है, उसको हम लाभ कहते हैं, क्योंकि उसी ने जोखिम उठाया उत्पादन करने का। बाकी सभी को बांटता है, क्योंकि अगर नहीं बटेगा, सब कुछ वो रख लेगा तो उत्पादन से ये लोग भाग जाएंगे। तो देखिएगा, जो पूंजी को दिया जाता है उत्पादन के बिकने के बाद, पूंजी को, उसको कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो ब्याज से संबंधित भी प्रश्न इसमें आएंगे, इस चैप्टर में, वितरण में। इसके बाद जो देखिएगा भूमि को दिया जाएगा उसको कहेंगे लगान। क्या कहेंगे? लगान। जो भूमि को दिया जाता है उसको लगान कहते हैं। जो श्रम को दिया जाता है उसको मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। जो संगठन को दिया जाएगा इसको वेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेतन। वेतन से संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वेतन मजदूरी का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर एक कंपनी में कोई एमडी है, समझ में आई बात, कोई सीईओ है, उसको आप कह देंगे कितनी मजदूरी लेंगे तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि पद के अनुसार यह शब्द उसको सही नहीं लगेगा। श्रमिक के लिए मजदूरी बना है और संगठन के लिए, अच्छे पदों के लिए वेतन बना है। ठीक है ना जी। इनको देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो लाभ होगा, ठीक है, क्या होगा? लाभ होगा, या फिर नहीं कुछ बचेगा तो हानि होगी। ठीक है, तो लाभ हानि पर किसका हक होता है? साहसी का हक होता है। इन्हीं को उत्पादन के बाद बिक्री होने पर पैसे का बंटवारा ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो ये अब देखिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन निश्चित रूप से आप जवाब दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति, अब देखिए भूमि के बारे में आपको बताया गया है कि भूमि बढ़ नहीं रही है। ठीक है, ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है। तो भूमि की जो पूर्ति है वो कैसी है? बेलोच है। निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे। ठीक है, क्या है? बेलोचदार है। ऐसा नहीं है कि जितनी आपको जरूरत है वो उतनी बढ़ती जाए, घट रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है। ठीक है ना जी। हाँ, जंगल वंगल काट करके कुछ भूमियों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। समझ में आई बात? इसीलिए भूमि को क्या कहा जाता है? बेलोचदार संसाधन। क्या कहा जाता है? बेलोचदार साधन। क्लियर? आगे कह रहा है कि मजदूरी कोष सिद्धांत, बेक्स फंड थियरी के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी से बताइएगा। मजदूरी कोष सिद्धांत, तो देखिएगा मजदूरी कोष जो सिद्धांत है उसको दिया है एडम स्मिथ ने। कौन दिया है? एडम स्मिथ। मजदूरी कोष सिद्धांत। ठीक, मजदूरी कोष सिद्धांत एडम स्मिथ, दिमाग में बैठा लीजिए ताकि भूले ना। अगला है कि सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य। सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य होता है, यहां संकेत सामान्य अर्थ में प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिएगा, एकदम आप जब पढ़े होंगे वितरण में, ये सभी दिखने पर आपको क्या पता चल रहा होगा कि ये किसके किसके नाम हैं। ठीक है, ये किसके किसके नाम हैं। ठीक, बीएमपी पहले तो जान लीजिए,
ठीक है, BMP यही सीमांत भौतिक उत्पादकता, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमांत भौतिक उत्पादकता, ठीक है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एमपीपी एक दिया है, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है ये, सीमांत भौतिक उत्पादकता, सीमांत भौतिक उत्पादकता। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बीएमपी बराबर क्या होता है, तो बीएमपी बराबर होता है क्या, एमपीपी गुणे प्राइस, एमपीपी गुणे कीमत, एमपीपी गुणे कीमत। एआर भी दिया रहेगा तो भी ये सही होगा, क्योंकि प्राइस एआर ही है, औसत रेवेन्यू को प्राइस कहते हैं। क्लियर? हाँ, आगे कह रहा है कि लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको प्रोफेसर साइकिल ने दिया है। कौन दिए हैं? साइकिल, प्रोफेसर साइकिल, लाभ का अचंभा सिद्धांत। आगे, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसकी मांग तथा मूल्य घटेगा, उसकी मांग तथा मूल्य अप्रभावित रहेगा, उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा ध्यान से, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो क्या होगा, ठीक है। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो क्या होगा, उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। सीमांत उत्पादकता अगर उसकी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है। सीमांत उत्पादकता मतलब एक साधन और बढ़ाया जाए तो उत्पादन और बढ़ जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात, ऐसा अगर संसाधन है तो उसकी मांग बढ़ेगी, जब उसकी मांग बढ़ेगी तो मूल्य में भी वृद्धि होगी। बस आपको समझने की जरूरत है। कह रहा है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के नाम को सुधार कर बट्टा की गई सीमांत उत्पादकता का नाम किस अर्थशास्त्री ने रखा है, ठीक है। तो जान लीजिएगा, बट्टा की गई सीमांत उत्पादकता का नाम किस अर्थशास्त्री ने रखा है। बट्टा से जोड़ दीजिएगा टाजिंग को। किसको? टाजिंग को। इन्होंने ही वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के नाम को सुधार कर बदल कर बट्टा की गई सीमांत उत्पादकता रखा था, टाजिंग। आगे, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। जहां जहां तरलता का नाम आए वहां वहां तुरंत आंख मूंद कर आपको कीन्स लगा देना। क्या? प्रोफेसर कीन्स, ठीक, कीन्स, तरलता पसंदगी। हाँ, आगे कह रहे कि ब्याज तरलता का परित्याग है, का प्रतिफल है। ये किसने कहा था, ठीक है। तो देखिएगा, तरलता मैंने कहा नहीं, तरलता शब्द आएगा तो आप कीन्स से जोड़िएगा। ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है। कीन्स का जो विचार था वो ये है कि तरलता क्या होती है, कोई भी व्यक्ति के पास जो मुद्रा वो अपने खर्च के लिए रखता है उसे ही हम तरल मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल मुद्रा। तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि तरलता से तुलना इसलिए की गई है कि तरल शब्द किसी भी पात्र में, शब्द करें तरल पदार्थ किसी भी पात्र में आसानी से रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार प्रकार वो खुद ही ले लेता है, चाहे सुराही में रख दीजिए चाहे बड़े टब में रख दीजिए। उसी तरह से आपकी पास जो नगद मुद्रा है, नगद मनी है, उसको आप किसी भी आवश्यकता पड़ने पे खर्च कर सकते हैं और उसी का परित्याग करके जब आप किसी को दे देते हैं उसी के बदले में वह क्या लेते हैं? आप ब्याज लेते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को रोका है उस मुद्रा को खर्च करने से। इसी को कीन्स ने कहा है तरलता परित्याग का प्रतिफल है। आपने क्या किया है? उस जो मुद्रा आपने कमाई है उसको आप खर्च करने से अपने आप को रोकते हैं, उसी त्याग का पैसा लेते हैं जिसको ब्याज कहा जाता है। बहुत अच्छा है ये। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है,
ठीक है। शुम्पीटर ने कौन सा सिद्धांत दिया था लाभ का? नवप्रवर्तन सिद्धांत। कौन सा? नवप्रवर्तन सिद्धांत। आज इसी पे सब कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं गाड़ी एक ही काम है उसका, एक व्यक्ति को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, लेकिन हर साल गाड़ियों के मॉडल बदल रहे हैं, ठीक है। काम तो वही है, उसी मॉडल पर ही गाड़ियां बिक रही हैं, ठीक है। आज स्प्लेंडर हो, टीवीएस हो, या टोयोटा हो, मारुति हो, किया हो, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके आकार प्रकार में चेंजिंग आ रही है। इसी को नवप्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवप्रवर्तन। और उसी परिवर्तन का ही परिणाम क्या होता है? लाभ होता है। जैसे नई कोई चीज निकलेगी, काम वही करेगी, लेकिन उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है ना जी। हाँ, इसी को नवप्रवर्तन कहते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति। ये देख लीजिएगा, उनकी जिनकी पूर्ति क्या होती है? उनसे नहीं जिनकी पूर्ति लोचदार होती है, ठीक है, लोचदार होती है। आर्थिक लगान सभी उत्पादन के साधनों से प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनसे नहीं होगी जिनकी पूर्ति पूर्णतः क्या होगी? लोचदार होगी। लोचदार अगर होती है तो उन संसाधनों से लगान प्राप्त नहीं होती है। समझ में आई बात? आइए, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर, श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी मतलब यदि एक व्यक्ति अधिक उत्पादन करेगा तो निश्चित तौर पर यह बात जान लीजिएगा, उसकी मजदूरी क्या होगी? बढ़ेगी। उसकी मजदूरी का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा उत्पादन मजदूरी दिया जाती है, मजदूरी दी जाती है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुल आगम बराबर बिक्री की इकाइयां गुणे सीमांत आगम, कुल आगम बराबर बिक्री की इकाइयां गुणे औसत आगम, ठीक है। तो जब हम कुल आगम की बात करेंगे तो बिक्री की कुल इकाइयां गुणे औसत आगम, क्योंकि औसत मतलब प्रति इकाई कीमत होता है। औसत मतलब क्या होता है? प्रति इकाई कीमत होता है। समझ में आ रही बात? तो औसत प्रति इकाई कीमत को अगर कुल बिक्री की गई, जैसे यह जो पेन है इसकी एक इकाई कीमत 200 रुपया है, तो कुल आय कितनी होगी? अगर 200 पेन, तो 200 पेन में 200 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। यही चीज यहां कहा गया है। आगे कह रहा है कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? तो सही कथन पहला ही है। वितरण का आधुनिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? मांग और पूर्ति के सिद्धांत को वितरण का आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि किसी भी साधन की मजदूरी या उसकी कीमत उसकी मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है, बाकी किसी पर नहीं। तो सही बात है। जैसे वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, उसी तरह से उत्पादन के साधनों की भी कीमत निर्धारित होती है। आप देखते हैं कि जब इस समय गेहूं काटा जा रहा है, गेहूं काटा जा रहा है, इस समय तमाम तरह के मजदूर की मांग हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है ना जी। और जिस समय बेरोजगार बैठे रहते हैं लोग, उस समय आप वो कहते हैं भाई चला जौने दे दा तौने, ठीक है ना जी। कह रहा कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण क्या है? भूमि की उर्वरता, भूमि की कमी, भूमि की उर्वरता के बीच अंतर, ठीक है। अगर यही अंतर नहीं रहता तो लगान नहीं प्राप्त होती। तो रिकार्डो के अनुसार लगान का मुख्य कारण क्या है? भूमि की उर्वरता के बीच अंतर। सबसे पहले वो भूमि ली जाएगी जिसकी उर्वरता बहुत अच्छी है, और सबसे बाद में वो ली जाएगी जिसकी उर्वरता बहुत कम है, ठीक। इन्हीं उर्वरता की कमी के कारण ही लगान प्राप्त होता है। आगे कह रहे रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय होती है, भूमि की हस्तांतरण आय होती है कम, शून्य, अधिक, अनंत। तो हस्तांतरण आय, भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, भूमि जहां रहेगी वहीं रहेगी, इसलिए इसकी हस्तांतरण
आय क्या होती है, शून्य होती है। हस्तांतरण आय क्या होती है, शून्य होती है। आगे कह रहा है कि वितरण के उत्पादन निःशेषण सिद्धांत में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा इसको, बहुत जबरदस्त का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं वितरण के कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, प्रत्येक कारक को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाए, प्रत्येक कारक को उसकी बाजार कीमत के अनुसार भुगतान किया जाए, उत्पादन के कारकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक, तो देखिएगा इसका पहला ही सही है, प्रत्येक कारक को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाए। ठीक, आगे कह रहा है कि लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार आर्थिक लगान बराबर साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की हस्तांतरण आय, आर्थिक लगान बराबर सर्वश्रेष्ठ भूमि से प्राप्त होने वाली आय, निम्नतम भूमि से मिलने वाली आय, आर्थिक लगान बराबर दुर्लभता लगान, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िएगा और निश्चित रूप से इसका जवाब दीजिए। आर्थिक लगान, आर्थिक लगान, लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार आर्थिक लगान साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की हस्तांतरण आय। ठीक है, आर्थिक लगान बराबर सर्वश्रेष्ठ भूमि से प्राप्त होने वाली नहीं, तो इसका क्या है, पहला ऑप्शन सही होगा। आर्थिक लगान बराबर साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की हस्तांतरण आय। क्लियर, आगे देखिए कह रहे हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या है, जल्दी बताइए। भेदात्मक अतिरेक व्यर्थ ही दिया जाता है, मात्र अनिवार्य भुगतान नहीं, तो भेदात्मक अतिरेक है। लगान, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या है, भेदात्मक अतिरेक, भेदात्मक अतिरेक है। आगे बढ़िए, लगान का लाभ सिद्धांत, लाभ नाइट का लाभ सिद्धांत, नाइट तो अनिश्चितता हम लोग याद किए थे, ये अगर अनिश्चितता कहेंगे अंग्रेजी में लिखेंगे तो ठीक है। नाइट का क्या है, अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत या अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत। समझ में आई बात, ये किसने दिया, नाइट ने दिया। आगे है लाभ पारितोषिक है किसका, भौतिक श्रम का, पूंजी का, मानसिक श्रम का, अनिश्चितता वहन करने का। तो लाभ जो मिलता है वो अनिश्चितता वहन करने का पारितोषिक है, क्योंकि साहसी ये काम करता है। ठीक है ना, अनिश्चितता वहन करने का। आगे देखिएगा कह रहा है कि लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह कथन किसका है। अनिश्चितता जहां लगा हो वो जान लीजिएगा एक कौन है, नाइट है। कौन है, नाइट। ठीक, आगे आभास लगान है दीर्घकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक, अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक। अस्थायी अतिरेक जो दीर्घकाल में प्राप्त होता है लेकिन अल्पकाल में नहीं। ठीक है, अस्थायी अतिरेक जो कभी समाप्त नहीं होता, तो इसका क्या सही होगा, अल्पकाल में प्राप्त होने वाला अस्थायी अतिरेक क्या है, आभास लगान है। आगे देखिएगा कह रहा कि शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं होता, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं होता समन्वय का पारितोषिक, नवप्रवर्तन का पारितोषिक, जोखिम उठाने का पारितोषिक, एकाधिकारात्मक लाभ। तो शुद्ध लाभ में एकाधिकारात्मक लाभ सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, एकाधिकारी का लाभ जो है शुद्ध लाभ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वह एकाधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने के कारण हो रहा है। शुद्ध लाभ के अंतर्गत समन्वय, नवप्रवर्तन और जोखिम उठाने का। आगे देखिए
कह रहे लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री हैं। लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कौन शामिल किया है? रिकार्डो, देखिए बताइएगा कौन, रिकार्डो स्मिथ माल्थस या हिक्स? तो देखिएगा ये लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री हैं रिकार्डो। कह रहा है प्रोफेसर नाइट के अनुसार, फिर वही है, देखिएगा कहीं अनिश्चितता शब्द है क्या? ज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, ज्ञात और अज्ञात दोनों का नहीं है। तो देखिए जो नाइट का सिद्धांत है वो कैसा अनिश्चित, कैसा जोखिम उठाने का सिद्धांत है, ठीक है। तो वो नाइट जो है, देखिए नवप्रवर्तन तो शुम्पीटर का है, नवप्रवर्तन किसका है? शुम्पीटर का है। और नाइट जो है अज्ञात जोखिम की बात करते हैं, किसकी? अज्ञात जोखिम। अज्ञात जोखिम मतलब क्या है कि जो ज्ञात जोखिम होता है उसे तो कंपनी, बीमा कंपनी वहन कर देते, जैसे आग लग जाए, ठीक है, किसी तरह का नुकसान हो जाए। अज्ञात जोखिम किसे कहते हैं? जो आपने उत्पादन किया लेकिन वह बिका नहीं, कोई और बिक्री करने वाला आ गया जिससे आपका धंधा चौपट हो रहा है, इस तरह के जोखिम को अज्ञात जोखिम कहते हैं। समझ में आ रही बात? आगे, नाइट का लाभ सिद्धांत आधारित है किस पर? अनिश्चितता वहन। नाइट का अनिश्चितता वहन करना यह है, और बीमा अयोग्य राशि, ठीक है, अभी इसके पहले वही था, बीमा अयोग्य राशि, बीमा अयोग्य राशि, ठीक है। तो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में डी दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? एक ही लगा लेंगे, डी। क्या लगा लेंगे? डी। बी और सी, बीमा अयोग्य, इसके पहले वही व्याख्या की गई थी, ठीक, बीमा अयोग्य, जिसका बीमा किया नहीं जा सकता, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसका कोई बीमा नहीं हो सकता है। कह रहा कि चैम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक हो जाए, सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर हो जाए, उपयुक्त सभी संभव है। क्या? चैम्बरलिन, ध्यान दीजिएगा, चैम्बरलिन के अनुसार पूछा गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। चैम्बरलिन के अनुसार जब उसको सीमांत उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता से क्या मजदूरी उसकी कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? श्रम का शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रम का शोषण कहेंगे। आगे कह रहे लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ के लगान सिद्धांत का, ठीक है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी बताइएगा। लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो लाभ के लगान सिद्धांत का अगर बात करेंगे, लाभ के लगान सिद्धांत का, तो रिकार्डो का है। ये किसका है? लाभ का लगान सिद्धांत किसका है? रिकार्डो का। कैसा लग रहा है? ठीक, कैसा लग रहा है आपके लिए? ये सारी जो व्याख्याएं हैं वो काम कर की रही हैं कि नहीं, एक बार कमेंट के माध्यम से भी बताया करिए। जितने भी स्टूडेंट अर्थशास्त्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो एग्जाम टाइम एकेडमी से जुड़े। अभी तो एग्जाम को देखते हुए आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं, फिर एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से और सरलतम से सरलतम पढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। बस इन लोगों का एग्जाम हो जाए, इसके बाद एक एक टॉपिक को उठाएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हिंदी में, ठीक, हिंदी में पढ़ाएंगे ताकि आपको बिल्कुल अर्थशास्त्र समझ में आ जाए। आगे देखिए, कह रहा है रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया है? ठीक, रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो है निगमन प्रणाली, कौन सी प्रणाली?
निगमन प्रणाली की सहायता से बनाया गया है। निगमन और आगमन प्रणाली, ये आप जानते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में होती है। निगमन का मतलब ये होता है जहां परिभाषा बताई जाए, इसके बाद उसके आधार पर उदाहरण दिए जाते हैं, और आगमन का मतलब उदाहरण के द्वारा परिभाषा निकाली जाती है। समझ में आई बात, आ रही बात? हाँ, आगे देखिए, कह रहा है कि लाभ के संभावित विस्मय, यही अचंभा शब्द दे देता है कभी कभी, और आप जान गए होंगे कि इसका प्रतिपादन किसने किया है? GLS साइकिल नाम के अर्थशास्त्री ने। संभावित अचंभा सिद्धांत कह रहा है फिशर के PB = PT समीकरण में यम क्या है? यम क्या है? मुद्रा की कुल मात्रा, मुद्रा की प्रचलन गति, मुद्रा की कुल मांग। तो यम है मुद्रा की कुल मात्रा, ठीक है। क्या है? यम मुद्रा की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। यम फिशर का ये समीकरण है, और ये मुद्रा से उठा लिया है प्रश्न है, ये वितरण का प्रश्न है भी नहीं। कह रहा है कि आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है केवल श्रम को, केवल मजदूर, भूमि को, केवल पूंजी को नहीं। आधुनिक का जो लगान सिद्धांत है वो कहता है सभी साधनों को लगान मिलता है। किसको? सभी साधन को लगान मिलता है। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है भूमि, श्रम और पूंजी सभी को। भूमि, श्रम और पूंजी सभी को। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा कि लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो शुम्पीटर ने किया है। किसने किया है? शुम्पीटर ने। एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप, एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप है उसकी आय की क्रय शक्ति, उसकी प्रतिदिन की औसत आय, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, कर के उपरांत उसकी बची आय। एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी की बात अगर करेंगे, उसकी क्रय शक्ति देखी जाती है। क्या देखी जाती है? क्रय शक्ति, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य नहीं, क्रय शक्ति देखी जाती है कि उसकी क्रय शक्ति क्या है। समझ में आ रही बात? क्रय शक्ति अगर उस मुद्रा में है तो उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक मानी जाएगी। कह रहे हैं कि आप एक मजदूरी को 100 रुपए की जगह 200 दे दीजिए, लेकिन वह जितना पैसा, जितना राशन पहले खरीदता था, अगर उतना ही खरीदने में सक्षम है तो समझ लीजिए उसकी वास्तविक मजदूरी उतनी ही है, वो बढ़ी नहीं है। आगे देखिए, इस प्रकार ये टोटल समाप्त हो जाता है, और इसके जो महत्वपूर्ण चीजें कुछ बच रही हैं उस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूं। 2, 4, 10 चीजें इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक, ताकि ये वितरण पूरी तरह से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। वितरण पूरी तरह से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, ठीक। लिख लीजिएगा कुछ फैक्ट ताकि आपका ये पूरा हो जाए। एक फैक्ट लिखिएगा कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत में सीमांत भूमि पर शून्य लगान मिलती है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में सीमांत भूमि पर शून्य लगान मिलती है। ये प्रश्न बना है, शून्य लगान मिलती है। एक प्रश्न जो बचा है वो है लाभ जोखिम उठाने का परिणाम है। यह कथन किसका है? हाले का है। हाले, ठीक है, किसका है? हाले का है। इसके बाद आगे मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, ठीक। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा है? जीवन स्तर सिद्धांत।
मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत को सुनहरा सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आपने देखा ही है, आगे एक प्रश्न है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। ठीक है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत से क्या है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यह प्रश्न पूछा गया है कि अलग है कि एक ही है। ठीक है, तो अलग है। आगे लिखिएगा कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, उत्पादकता सिद्धांत कौन दिया है? उत्पादकता सिद्धांत कौन दिया है? तो जेबी क्लार्क ने दिया है। जेबी क्लार्क, इनको कहते हैं जॉन वेट्स क्लार्क। जॉन वेट्स क्लार्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? लिख लेंगे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, किसकी पुस्तक है? क्लार्क की। किसकी पुस्तक है ये? क्लार्क, जेबी क्लार्क। आगे देखिएगा, कुछ फैक्ट जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार लिख लेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, साधनों क्या क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, तीन बातें हैं इसमें। सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर सीमांत आगम उत्पादकता। ठीक, यानी VMP बराबर MPP इंटू क्या? इंटू AR मतलब औसत आय। आगे है कि MRP बराबर MPP गुणे क्या? MR। और यदि पूर्ण प्रतियोगिता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? सब बराबर हो जाएगा। AR बराबर EMR बराबर AC बराबर MC, AR बराबर EMR बराबर AC बराबर EMC। समझ में आई बात? तो ये सभी चीजें सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार सही हैं, इसलिए ठीक है, ये जहां भी आए आप तुरंत मारिएगा। ठीक, आगे देख लीजिए, एक प्रश्न और है जो हमेशा पूछा जाएगा। एक है कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना, स्टेटमेंट है कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो,
जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो, इसकी व्याख्या कौन करता है? पैरेटो अनुकूलतम। क्या कहते हैं इसको? पैरेटो अनुकूलतम। पैरेटो अनुकूलतम। एक चीज आप ये ठीक है, एक चीज और आप लिख लीजिएगा, मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन। मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन। जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? जैक्स ने किया था। कौन किया था? जैक्स। ठीक है, कौन किए थे? जैक्स। इसके साथ साथ रिकार्डो और टोरेंस ने भी इसमें भाग लिया था। इसके अतिरिक्त रिकार्डो और टोरेंस का भी इसमें योगदान है। योगदान जैसा विकल्प रहेगा उसके अनुसार इसका जवाब आपको देना है। ठीक है। आगे है कि वालरस का सामान्य संतुलन मॉडल। तो वालरस का सामान्य संतुलन मॉडल एक स्थैतिक मॉडल था। लिखेंगे वालरस का सामान्य संतुलन मॉडल एक स्थैतिक मॉडल है। स्थैतिक मॉडल है या था। समझ में आई बात? इस प्रकार जो महत्वपूर्ण चीजें छूटी थी मैंने उस पर आपको ये 4-6 लाइन बता दिया है। आपका पूरी तरह से वितरण, इतना प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका पूरी तरह से वितरण वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कल से हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे और इसका एक प्लेलिस्ट बनाकर पूरा क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। तो कैसी लगी है आज की क्लास बताते जाइएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।